नमस्कार। मन की आवाज़ चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है बुढ़ापे का अकेलापन। ऊपर की मंजिल पर सबसे आखिरी कमरा, दीवारों पर हल्के गुलाबी रंग की परत, खिड़कियों पर मखमली पर्दे, कोने में चमचमाता फ्रिज और सामने दीवार पर एक बड़ा सा एलईडी टीवी। कमरे के बीच में किंग साइज का बेड, जिस पर सफेद चादर इतनी साफ और खींची हुई थी जैसे मानो कोई होटल का कमरा हो। कोने में टेबल पर एसी की रिमोट और पानी की बोतल रखी थी। कमरे में वो सब कुछ था जो किसी को आरामदायक कहने के लिए चाहिए होता है। मगर उस कमरे में जो चीज नहीं थी वो थी सांसों की गर्मी, रिश्तों की धड़कन और मन की तसल्ली। कैलाश नाथ जी, जिनकी उम्र करीब 70 के पार होगी, इसी कमरे में बैठे थे। यहाँ वे अपने बेटे विनय और बहू रंजना के साथ रहते हैं। 2 मंजिला कोठी, आधुनिक सुविधाओं से सजी हुई। ऊपर की मंजिल पर कैलाश नाथ जी को एक अलग कमरा दे दिया गया था, जहां एसी, टीवी, फ्रिज, पर्सनल अटेंडेंट सब था। बाहर से देखने पर यह किसी 5 सितारा होटल के कमरे जैसा ही लगता था। लेकिन इसी कमरे में बैठे कैलाश नाथ जी की आंखें सूनी थीं और मन बहुत बेचैन था। दीवार से टेक लगाकर वे चुपचाप खिड़की के बाहर देख रहे थे। आंखें खुली थी, लेकिन उनमें कोई हलचल नहीं थी। निगाहें थी, मगर नजर नहीं थी। वो ना तो टीवी देख रहे थे, ना एसी की ठंडी हवा उन्हें राहत दे रही थी। उनका मन बेचैन था, भीतर जैसे कुछ टूट रहा था, हर पल, हर घड़ी। दरअसल यह कमरा उनके लिए एक सोने का पिंजरा बन चुका था। भले ही उसमें सब सुख सुविधाएं थी, लेकिन उस कमरे की 4 दीवारों के बीच उस एक की कमी उन्हें हर पल साल रही थी। और वो थी विमला जी, उनकी जीवन संगनी। उनकी आंखों के सामने विमला जी की तस्वीर बार बार घूमती। कितनी उम्मीदें लेकर आए थे वो विमला जी को शहर। सोचा था यहाँ उनकी बीमारी ठीक हो जाएगी, लेकिन होने को कौन टाल सकता है। उन्हें याद आ रहा था, यहीं बिस्तर पर बैठकर उन्हें चाय पिलाते थे कैलाश नाथ जी। वही हाथ जो उनकी कमर में हाथ डालकर उन्हें सहारा देते थे जब उनकी कमर दर्द करती थी। विमला जी अब नहीं थी, लेकिन उनकी यादें थी, और उन यादों से भरा यह कमरा था। हर वस्तु, हर कोना, हर सन्नाटा बस विमला जी की अनुपस्थिति को चिल्ला चिल्ला कर बता रहा था। कमरे की खामोशी में जब एसी की हूं हूं की आवाज भी बंद हो जाती, तब विमला जी की यादें सिरहाने बैठ जाती। वो चुपचाप रोते, बिना आहट के, तकिए में चेहरा छुपाकर। उन्हें पता था कि ऊपर कोई उन्हें देखने नहीं आने वाला। कोई आहट नहीं, कोई सवाल नहीं, कोई सहारा नहीं। ये वही आदमी थे जिन्होंने कभी अपने बच्चों को कंधे पर घुमाकर शहर दिखाया था। आज अपने ही घर में सबके बीच होकर भी सबसे अलग, अकेले थे। कमरे की खामोशी अब सहन नहीं हो रही थी उनसे। टीवी, एसी की ठंडी हवा अब उन्हें और भी ठंडा बना रही थी। वो ठंड जो हड्डियों तक नहीं, आत्मा तक जा पहुंची थी उनके। कभी कभी वो एसी बंद कर देते, खिड़की खोल देते, शायद कुछ पुरानी हवा, पुरानी दिनों की खुशबू लौट आए। गांव की भीनी भीनी खुशबू लौट आए। बहुत हिम्मत करके एक दिन उन्होंने बेटे विनय से कहा, बेटा, नीचे बरामदे में बैठने का मन करता है, यहाँ तो मन ही नहीं लगता है। विनय ने चौंक कर देखा। बरामदे में? पापा, वहां तो धूल, धूप, मच्छर, गर्मी, क्या मिलेगा आपको वहां? ऊपर तो सब कुछ है आपके आराम के लिए, हर एक चीज आपकी सुविधा के लिए लगाई गई है वहां। पापा, ऊपर का कमरा तो हवादार है, और बरामदे में बैठकर क्या कीजिएगा? वहां कोई नहीं होता है, टीवी भी नहीं है वहां पर। कैलाश नाथ जी कुछ नहीं बोले। उन्होंने बस निगाहें झुका ली।
लेकिन विनय की बात सुनकर उनके चेहरे पर जो उदासी उतर आई थी, उनकी यह उदासी विनय ने भी देखी, पर उनकी उदासी को देखकर भी अनदेखा कर दिया था विनय ने। शाम को जब रंजना रसोई में थी, विनय ने उससे बात की। पापा कह रहे हैं कि उनकी चारपाई नीचे बरामदे में लगवा दो, क्या करें? रंजना का चेहरा एकदम चौंक गया। क्या? बरामदे में? और वो भी इस उम्र में? कहीं सटिया तो नहीं गए हैं बाबूजी? उसने बिना लाग लपेट के कहने शुरू किया। हमने क्या कमी छोड़ी है उनके लिए? ऊपर का पूरा कमरा दे रखा है, टीवी, एसी, फ्रिज, नौकरानी, सब कुछ तो रखा है उनके लिए। अरे आजकल कौन अपने बुजुर्गों को इतना देता है जितना हमने दिया है? विनय ने धीरे से सिर हिलाया, जैसे उसकी बात से सहमत हो। रंजना आगे बोलती रही। पता नहीं इन बुजुर्गों को अब क्या चाहिए होता है। एक तो दिन भर की थकान, ऊपर से इनके नखरे सहो। तुम्हें याद है पिछले महीने भी बोल रहे थे नीचे आंगन में धूप में बैठना है। अब ये नई फरमाइश आ गई है इनकी। विनय भी कुछ असहज सा लग रहा था। वह अपने पिता से बहुत प्यार करता था, लेकिन अब परिवार, नौकरी और जिम्मेदारियों के बीच पिता की ये बातें उसे झंझट लगने लगी थी। उसे रंजना की बातें कुछ हद तक ठीक लग रही थी। रंजना अब बड़बड़ाने लगी थी अपने आप से। दिन भर नौकरानी है, हमसे कुछ नहीं कहते, ऊपर राजा की तरह रहते हैं, फिर भी चैन नहीं आता। बरामदे में बैठने से क्या मिलेगा? क्या हम कोई गरीब लोग हैं जो आंगन में चटाई बिछाकर बैठें? अरे आस पड़ोस के लोग क्या कहेंगे कि बुढ़ापे में बुजुर्ग को बाहर फेंक दिया? उसकी आवाज में न केवल झुंझलाहट थी, बल्कि एक अदृश्य अहंकार भी झलक रहा था, जैसे कह रही हो, हमने बहुत कुछ कर दिया, अब और क्या चाहिए इनको? लेकिन शायद रंजना ये नहीं समझ पा रही थी कि जो उन्हें चाहिए था वो सामान नहीं, वो एहसास था। अगली सुबह कैलाश नाथ जी फिर विनय से बोले, विनय, अब की बार कुछ कहना चाहूं तो टालना मत बेटा। बस एक बार नीचे बरामदे में बैठा दो, मेरी तबीयत घुटती है ऊपर। लेकिन एक बार फिर विनय ने पिता की बात को टाल दिया। उस समय तो कैलाश नाथ जी कुछ नहीं बोले, लेकिन उनके चुप रह जाने में जो कहर था, उसे शायद कोई भी नहीं समझ पा रहा था। अब धीरे धीरे कैलाश नाथ जी चुप रहने लगे। उनकी चुप्पी अब बोलने लगी थी। उनके हाव भाव में, उनकी चाल में, उनकी आंखों में। पहले जो पिता सुबह अखबार पढ़ते थे, अब वो अखबार भी नहीं उठाते थे। जो टीवी पर रामायण देखा करते थे, अब वो टीवी बंद ही रहने लगी थी। बहू रंजना को भी ये खलने लगा था कि अब कैलाश नाथ जी धीरे धीरे किसी से बात भी नहीं करते, ना बच्चों से और ना ही नौकरानी से। रंजना फिर कहने लगी, ऐसा बर्ताव करके क्या साबित करना चाहते हैं ये? हमसे नाराज हैं तो बोल दें, पर ये मौन अत्याचार क्यों कर रहे हैं? विनय भी अपने पिता का बदला हुआ व्यवहार देख रहा था। उसके भीतर दो भाव टकरा रहे थे। एक ओर रंजना की तर्कपूर्ण बातें, दूसरी ओर पिता की बुझी हुई आंखें। रात को खाना खाकर जब विनय लेटा तो उसे याद आया वो दिन जब उसके पैर में मोच आई थी और उसके बाबूजी उसे गोद में उठाकर अस्पताल ले गए थे। वो पल जब स्कूल में उसे पुरस्कार मिला था और सबसे ज्यादा तालियां बाबूजी ने बजाई थी। वो रातें जब माँ बीमार पड़ी थी और बाबूजी ने घर और अस्पताल दोनों को संभाला था। आज वही पिता चरपाई बरामदे में डालने के लिए तड़प रहे हैं और वह बेटा बनकर भी असमर्थ है। बाबूजी ने अपने सारे फर्ज निभाए, क्या वो एक बेटे का फर्ज निभा पा रहा है? आज विनय ने तय किया कि वह बाबूजी की इच्छा का सम्मान करेगा।
उसने सोचा, अगर वह बरामदे में बैठना चाहते हैं तो क्यों नहीं। अगले दिन सुबह उसने नौकर से कहा कि वह पिता की चारपाई और उसमें एक गद्दा और तकिया रखकर बरामदे में लगा दे। सुबह जब विनय उनके लिए नाश्ता लेकर ऊपर गया तो उसने कैलाश नाथ जी से कहा, बाबूजी, बाहर आपके लिए कुछ रखा है, नाश्ते के बाद एक बार देख आइएगा। कैलाश नाथ जी ने ठंडी हामी भरी और बेमन से नाश्ता करने लगे। ऐसे तैसे उन्होंने नाश्ता किया। नाश्ता करके वो लेटने वाले ही थे कि तभी उन्हें विनय की बात याद आ गई। वो नीचे उतरे और बाहर बरामदे की ओर बढ़े। वहां उन्हें बरामदे में रखी चारपाई दिखी। अब तो मानो उनकी बूढ़ी आंखें चमक उठी हों। उनके चेहरे पर एक अनोखी मुस्कान फैल गई, जो मानो दिल के किसी कोने से निकल कर आई हो। उन्होंने धीमे धीमे कदमों से आगे बढ़कर चारपाई को छुआ, जैसे कोई अपना बहुत पुराना साथी बरसों बाद मिल गया हो। उन्होंने बरामदे की उस खुली हवा में एक लंबी सांस ली, जहां सूरज की किरणें सीधी गिरती थी, जहां से गली की हर हरकत दिखती थी। वही जगह उन्हें जिंदगी से फिर जोड़ रही थी। एकाएक उनकी निगाहें गली के बच्चों पर गई। पड़ोसियों की चहल पहल, फूलों से भरा गमला, सड़क के पार बूढ़ा पीपल, सब कुछ एक बार फिर अपना सा लगने लगा उन्हें। वो चारपाई नहीं, जैसे उनका पुराना आंगन था, जिसमें वे फिर से लौट आए थे। उन्हें अब न एसी की ठंडी हवा चाहिए थी, न कमरे की चुप्पी। उन्हें चाहिए था तो बस अपनों की आवाजें, सुबह सुबह की चाय की चुस्की और बच्चों की हंसी, जो अब हर दिन उनके आसपास गूंजने वाली थी। वो चारपाई उनके लिए आज सिर्फ एक बिस्तर नहीं, जीवन की वापसी थी। अब वे सुबह सुबह उठते, अपनी धोती ठीक करते हुए बरामदे में बैठ जाते। सुबह की हल्की धूप में वे अखबार पढ़ते और आती जाती गाड़ी को गौर से देखते। उनकी निगाहें अब सजीव हो गई थी। विनय ने अब धीरे धीरे महसूस किया कि पिता की तबीयत वाकई ठीक हो रही है। जहां पहले वे घंटों बिना कुछ बोले कमरे में पड़े रहते थे, अब वे चहकने लगे थे। घर के नौकर नौकरानी भी हैरान थे, जिन्हें पहले उनके लिए दवा और खाना ऊपर पहुंचाना पड़ता था, अब वे खुद नीचे आकर सब देखने लगे। रंजना ने भी उनका यह बदलाव देखा, पर शुरू में उसे यह सब दिखावटी लगा। पर एक दिन जब उसने देखा कि उसके बेटे टीटू अपने दादाजी की गोद में सिर रखकर सो गया है, तो उसने पहली बार महसूस किया कि किसी भी कमरे से कहीं अधिक जरूरी है घर में अपनों का साथ। चारपाई पर बैठकर कैलाश नाथ जी अब सिर्फ आराम नहीं करते थे, वे बच्चों को कहानियां सुनाते थे, बहू को रसोई की पुरानी बातें बताते और कभी कभी विनय को गांव की पुरानी पुरानी बातें बताते और बहुत सारे किस्से सुनाते। घर में उनकी मौजूदगी अब बोझ नहीं, वरदान लगने लगी थी। एक दिन शाम के समय कैलाश नाथ जी बरामदे में अपनी चारपाई पर बैठे थे। पास ही टीटू और गुड़िया होमवर्क कर रहे थे। चाय की प्याली रखी थी, पर उनका ध्यान अखबार या चाय पर नहीं था, बल्कि बच्चों की बातों पर टिका था। गुड़िया ने उत्साहित होकर कहा, मम्मी, कल हमारी स्कूल में ग्रैंड पेरेंट्स डे है। सबके दादा दादी आएंगे और वे उन्हें स्टेज पर बुलाएंगे। टीटू ने फौरन जोड़ा, हाँ, और डांस भी है। सबके ग्रैंड पेरेंट्स बहुत अच्छे कपड़े पहन कर आएंगे। आरव के दादाजी तो इंग्लिश में बोलते हैं, बहुत स्मार्ट दादाजी हैं उसके। रंजना बच्चों की बात सुनकर चुप हो गई। फिर उसने ससुर जी की तरफ देखा और बोली, हाँ, तो आपके दादाजी भी जाएंगे ना कल? आपके दादाजी किसी से कम थोड़ी हैं। माँ की बात सुनकर टीटू का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। उसने हल्की सी निगाह कैलाश नाथ जी की ओर डाली
और कहा, मम्मी, दादाजी तो गांव से आए हैं, उन्हें इंग्लिश नहीं आती। सबके दादा दादी तो मॉडर्न लगते हैं और पढ़े लिखे भी हैं। मेरे दोस्त क्या कहेंगे कि इसके दादाजी को कुछ नहीं आता। उसके शब्दों ने जैसे बरामदे की हवा को रोक दिया था। चारों तरफ एक सन्नाटा सा खींच गया। कैलाश नाथ जी के हाथ की चाय की प्याली कांप गई। मन में कहीं गहरे कुछ टूटता हुआ महसूस हुआ उन्हें। आंखें नम हो गई। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस खामोशी से अखबार में नजरें गड़ा दी। लेकिन अब अक्षर धुंधले हो गए थे। विनय ने टीटू को डांटा नहीं, रंजना ने भी कुछ नहीं कहा, मगर कमरे में जो चुभन तैर गई थी, उस चुभन को सभी महसूस कर रहे थे। उनकी आंखों के सामने विनय की बचपन की वो छवि तैरने लगी, जब उन्होंने स्कूल से बेटे विनय को कंधे पर बैठा घर तक लाया था। जब पहली बार विनय को स्कूल की कविता सिखाई थी। वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन बेटे को पढ़ाने का जुनून था। आज उसी बेटे की संतान को अपने दादा पर संकोच है, लेकिन कैलाश नाथ जी ने ना तो कोई शिकायत की, ना किसी से कुछ कहा। वह चुपचाप कमरे में गए और बिस्तर पर लेट गए। आज उनकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। वो रात रात भर सो नहीं पाए। उठकर वो पूरी तैयारी में जुट गए और कागज पर कुछ लिखने की कोशिश करने लगे। उनकी आंखों में अब कोई उदासी नहीं थी, बस एक जिद थी अपने पोते पोतियों को निराश ना करने की। उन्हें अपने पोते पोतियों को ये नहीं दिखाना था कि वो पीछे हैं, बल्कि ये दिखाना था कि सच्चे दादा दादी वही होते हैं जो दिल से जुड़ते हैं, किताबों और अंग्रेजी से नहीं, प्रेम और अपनत्व से। सुबह सूरज की पहली किरण के साथ उन्होंने अपनी अलमारी से अपना सबसे अच्छा वाला धोती कुर्ता निकाला, उन पर अच्छे से इस्त्री किया। नहा धोकर उन्होंने धोती कुर्ता पहना, माथे पर हल्का सा तिलक लगाया और पैरों में चमचमाते हुए पुराने मगर पॉलिश किए हुए जूते पहने। जब वे अपने कमरे से नीचे आए तो रंजना और विनय की नजरें उन पर ठहर गई। रंजना की आंखों में चिंता तैर गई। वह कुछ देर उन्हें देखती रही, फिर धीरे से बोली, बाबूजी, आप रहने दीजिए। बच्चों के स्कूल जाना कोई जरूरी तो नहीं है। बच्चे कह देंगे कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। कैलाश नाथ जी रुक गए। उन्होंने धीरे से रंजना की ओर देखा। रंजना की आवाज में डर छिपा हुआ था, पर वो डर सम्मान या चिंता का नहीं था, बल्कि समाज के तानों का, स्कूल में लोगों की नजरों का, और कहीं बच्चों की बेइज्जती न हो जाए इसका था। उसने फिर धीरे से कहा, बाबूजी, बच्चों की क्लास में सबके दादा दादी बहुत मॉडर्न हैं, पढ़े लिखे हैं। आपके वहां जाने से कहीं। वो बात पूरी नहीं कर सकी। कैलाश नाथ जी एकदम शांति से बोले, बेटी, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, ये सच है, पर बच्चों का दादाजी तो हूं, ये भी सच है। मैं किताबें नहीं पढ़ा सकता, लेकिन उन्हें जीवन पढ़ा सकता हूं। और आज मैं सिर्फ स्कूल नहीं जा रहा हूं, अपने पोते पोतियों की उम्मीदों पर खरा उतरने जा रहा हूं। उनके शब्दों में ना तो गुस्सा था, न शिकायत, बस एक दृढ़ता और आत्मविश्वास था, जिसने रंजना को भीतर तक झकझोर दिया था। उसने विनय की ओर देखा। वो भी चुप था। शायद वो सोच रहा था कि एक पिता की इच्छा इतनी साधारण सी लगती है, लेकिन उसका नकारा जाना उनको कितना गहरा जख्म दे सकता है। रंजना कुछ बोल नहीं पाई, बस धीरे से रसोई की ओर मुड़ गई। कैलाश नाथ जी ने टीटू और गुड़िया से पूछा, क्यों बच्चों, स्कूल में कविता सुनानी है ना? मैं सुनाऊंगा कविता, वो भी खुद की लिखी हुई। टीटू ने आश्चर्य से कहा, दादाजी,
आपको कविता आती है क्या? कैलाश नाथ जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, तेरे बाप को बहुत सी कविताएं सिखाई थी मैंने। आज तुम्हारे स्कूल में एक छोटी सी कोशिश जरूर करूंगा। दोनों बच्चों के चेहरे पर हल्की झिझक थी। कैलाश नाथ जी ने दोनों का हाथ पकड़ा और स्कूल की ओर चल दिए। स्कूल में हलचल थी। बच्चे रंग बिरंगे कपड़ों में थे। मंच पर तैयारियां चल रही थी। अभिभावक और दादा दादी की भीड़ थी। सभी की निगाहें मंच की ओर थी। धीरे धीरे सभी को आमंत्रित किया जा रहा था। एक एक करके मंच पर सभी के दादा दादी आ रहे थे। कोई अपने पोते पोती के संग डांस कर रहा था, कोई कहानी सुना रहा था। ज्यादातर दादा दादी अंग्रेजी में अपना परिचय दे रहे थे, कविता सुना रहे थे या कोई अनुभव शेयर कर रहे थे। सभी ने पैंट, शर्ट, जैकेट्स पहन रखे थे, बाल अच्छे से डाई किए हुए। कुछ तो मोबाइल से स्लाइड शो भी दिखा रहे थे। टीटू और गुड़िया अपने दादाजी के साथ आखिरी बेंच पर बैठे थे। दोनों के हाथ पसीने से भरे थे। टीटू ने धीरे से कहा, दादाजी, सब इंग्लिश में बोल रहे हैं। गुड़िया ने सहमी आवाज में पूछा, क्या आप भी इंग्लिश में बोल पाओगे? कैलाश नाथ जी ने मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहा, बेटा, जो दिल से बोले उसकी भाषा कोई नहीं देखता, बस भाव देखे जाते हैं। दोनों बच्चे चुप हो गए, लेकिन उनके चेहरों पर हल्की घबराहट अब भी थी। मंच से नाम पुकारा गया। नेक्स्ट वी हैव मिस्टर कैलाश नाथ, ग्रैंडफादर ऑफ टीटू एंड गुड़िया। मंच पर चढ़ते ही कैलाश नाथ जी ने माइक को हाथ से थोड़ा नीचे किया और बच्चों की ओर देखकर मुस्कुराए। उनके चेहरे पर न कोई घबराहट थी, न ही कोई झिझक थी, तो बस आत्मीयता और अपनापन। उन्होंने कहना शुरू किया, नमस्कार बच्चों, मैं टीटू और गुड़िया का दादाजी हूँ। हाल में एक हलचल सी हुई। कुछ टीचर्स ने आपस में नजरें मिलाई। इन्हें अंग्रेजी नहीं आती शायद, पर बच्चों की आंखें अपने दादाजी पर टिकी थी। फिर उन्होंने अपनी पक्की मगर कोमल आवाज में एक कविता सुनानी शुरू की। मैं गांव की मिट्टी हूँ, थोड़ा सादा, थोड़ा सीधा, ना इंग्लिश जानता हूँ, ना मोबाइल का ज्ञान रखता हूँ, पर जब मेरी गुड़िया मुस्कुराती है तो दुनिया जीत लेने का गुमान रखता हूँ। न शब्दों की सजावट जानता हूँ, न मंचों की शान हूँ, पर पोते की आंखों में जब चमक देखूं तो सबसे बड़ा इनाम हूँ। मैं उनके बचपन का साथी बनूं, खेल, कहानी, हंसी की रीत बनूं। अगर मेरे बोल में प्यार दिखे तो समझ लेना मैं सही कविता हूँ। हॉल में एक पल को सन्नाटा छा गया। फिर तालियां गूंज उठी। कुछ बच्चे भी खड़े होकर ताली बजाने लगे। कैलाश नाथ जी की हिंदी कविता ने वहां बैठे हर इंसान को छू लिया था। इसके बाद उन्होंने बच्चों को बताया कि कैसे उन्होंने अपने बेटे विनय को गोद में खिलाया, कैसे वो खेतों से लौटकर सिर पर टीटू जैसे नटखट बच्चे को घुमाते थे और कैसे अब भी वो पोती को सुलाने के लिए लोरी गाते हैं। बच्चों, मैंने शायद अंग्रेजी नहीं पढ़ी, लेकिन जीवन की किताब जरूर पढ़ी है। दादाजी बनने का असली सुख तब मिलता है जब हम अपने पोती पोतियों के साथ खुलकर हंस सकें, खेल सकें, प्यार बांट सकें। ये दिन लौटकर नहीं आते बच्चों। अपनों से नाता मत तोड़ना, क्योंकि यही असली पढ़ाई है। पूरा हॉल खड़ा हो गया। इसके बाद जब सांस्कृतिक कार्यक्रम में उन्होंने बच्चों के साथ मिलकर एक छोटे से नाटक में भाग भी लिया, तो उनके अभिनय और संवाद अदायगी ने सबका दिल जीत लिया। जब उन्होंने मंच पर खड़े होकर कहा, बुजुर्ग अगर छांव हैं तो बच्चों की मासूमियत ही उनकी ठंडी हवा है।
तो पूरा ऑडिटोरियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। सभी शिक्षकों और आए हुए सभी बुजुर्गों की आंखें नम थी। शायद उन्होंने सभी के दिलों में छुपे दर्द को छू लिया था। उस दिन कैलाश नाथ जी ने ट्रॉफी के साथ साथ सभी का दिल जीत लिया था। टीटू और गुड़िया अपने दादाजी से लिपट गए और गर्व से बोले, आप ही हमारे सुपरस्टार हो दादाजी। गाड़ी जैसे ही घर के गेट के भीतर पहुंची, टीटू उछलते हुए बोला, मम्मी, हमारे दादाजी तो सुपरस्टार निकले। सबने उन्हें सबसे अच्छा ग्रैंड पेरेंट बोला और सबने दादाजी की बहुत तारीफ की। गुड़िया भी मुस्कुराते हुए बोली, दादाजी ने अभिनय, खेलों में हिस्सा लेना और सबसे बड़ी बात, उनकी कविता सबको बहुत पसंद आई। मम्मी, सबके दादा दादी तो बस कुर्सी पर बैठे थे, लेकिन हमारे दादाजी तो सबसे एक्टिव थे। विनय और रंजना एक दूसरे की ओर देखते रह गए। कुछ क्षणों के लिए जैसे शब्द खो गए थे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि ये वही कैलाश नाथ जी हैं, जिनके बारे में वे सोचते थे कि उम्र ढल चुकी है, जिनकी जिद उन्हें झंझट लगती थी। वही आज स्कूल में बच्चों के हीरो बन गए थे। बच्चों को उन पर गर्व हो रहा था। विनय की आंखें भर आई। विनय ने पास खड़ी अपनी पत्नी रंजना से कहा, आज समझ आया, पिता होने का अर्थ सिर्फ सुविधाएं देना नहीं, सम्मान देना और उनकी इच्छाओं का मान रखना भी है। रंजना के मन में हल्की सी ग्लानि की परछाई उभरी। वो सोचने लगी, हमने उन्हें सिर्फ एक बुजुर्ग मान लिया था, जैसे उनकी जरूरतें बस दवाई, खाना और आराम तक सीमित हो। पर वो तो जीना चाहते हैं, बच्चों के साथ, परिवार के साथ, समाज के बीच में रहकर। विनय के मन में भी पिता की पुरानी बातें गूंजने लगी, जब वो कह रहे थे, बेटा, चारपाई बरामदे में डलवा दो, बस थोड़ा बाहर बैठने से मन हल्का हो जाएगा। आज विनय को समझ आ रहा था कि वो बरामदे की चारपाई सिर्फ एक चारपाई नहीं थी, वो उनके सामाजिक जीवन की डोर थी, जो उन्हें फिर से जिंदगी से जोड़ रही थी। विनय सोच रहा था, हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हमने अपने माता पिता या दादा दादी को एक अच्छा कमरा दे दिया, उसमें एसी, टीवी, फ्रिज और एक नौकर की सुविधा भी जोड़ दी, तो हमने उनका ख्याल रख लिया। लेकिन क्या वाकई यही उनका सच्चा ख्याल है? बुजुर्गों की जरूरतें भौतिक नहीं होती हैं, उनकी जरूरतें भावनात्मक होती हैं। उन्हें वह साथ चाहिए जो उन्होंने हमें बचपन में दिया था। वो हमारी आवाज सुनना चाहते हैं, हमारे साथ दो पल बैठकर बात करना चाहते हैं। उन्हें वह सुकून चाहिए जो सिर्फ अपने लोगों के बीच रहने से मिलता है। भले ही उन्हें 5 सितारा सुविधाएं दे दी जाएं, लेकिन अगर उन सुविधाओं के बीच वे अकेले हैं, उपेक्षित हैं, तो वो कमरे उनके लिए किसी कैद से कम नहीं है। उन्हें अपने बच्चों का हाथ थामना अच्छा लगता है, पोते पोतियों की किलकारियां सुनना अच्छा लगता है। जब उन्हें यह एहसास होता है कि अब वे सिर्फ एक जिम्मेदारी बन गए हैं, तो उनका मन टूटने लगता है, उनके आत्मसम्मान को चोट पहुंचती है और तब सबसे ज्यादा जरूरत उन्हें उस चीज की होती है जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं, सम्मान। सम्मान देना सिर्फ शब्दों में बाबूजी, माँ जी कह देना नहीं होता, बल्कि उनके निर्णय, उनकी भावनाओं और उनकी मौजूदगी को महत्व देना होता है। यह बताना होता है कि वे हमारे जीवन में आज भी उतने ही जरूरी हैं जितने बचपन में थे। धन्यवाद दोस्तों। कहानी पसंद आई हो तो कमेंट, लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।